जो ये बीता हुआ साल था, जो कोविड का पहला साल था, वो एक सीसॉ के जैसे था। ये झूला सबने देखा होगा, राइट? कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, राइट? सो ये जो हमारा साल था वो एक मुश्किल साल था। उसमें कुछ जो नीचे, जो हमें नीचे ले जाने वाली बातें या जो मुश्किल वाली बातें थी, कि क्योंकि कोविड इतनी अचानक से आ गया, हमें कुछ उसके लिए हमें उसकी तैयारी करने का समय नहीं मिला। हमें ये भी नहीं पता था कि वो चीज क्या है। इतनी मुश्किल से हमें समझ में आया, अब समझ में आ रहा है कि कोविड है क्या, लेकिन वो समय पर हमें कुछ पता नहीं था। तो क्योंकि पूरा साल बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, शिक्षा नहीं हो पाई, क्लासरूम्स नहीं चल पाए, जो जिस तरह का सिखाने का तरीका हमें आता था वो तरीका हम नहीं अपना पाए, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा में अवलंबन हुआ। मतलब लर्निंग गैप्स आएंगे, ये जरूरी है, क्योंकि बच्चे जिस तरह का पाठ्यक्रम करने की आदत है, जिस तरह का पढ़ाई करने की आदत है, वो पूरे साल उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। दूसरी बात ये कि सारा समय पिछले साल हम लोगों को मन में एक तनाव था, आपको एज टीचर्स, क्योंकि आप अपने परिवारों को भी देख रहे थे, अपने बच्चों को भी देख रहे थे, जिन्हें आप जिस तरह का शिक्षा देने की आपको आदत है वो नहीं हो पा रहा था। और दूसरी बात कि माता पिता के दिमाग में भी मानसिक तनाव था, क्योंकि आसपास जो था वो इतना कुछ चल रहा था। तीसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, टीचर, सबके साथ कोई उन्होंने जान पहचान वाला या तो खो दिया, या कोई बहुत ज्यादा कोविड के वजह से बीमार हुआ। तो ये सारी बातें, और कोविड क्या था उसका हमें मालूम नहीं था। तो ये फियर ऑफ द अननोन या अज्ञात का खतरा होता है, वो सारा समय हमारे ऊपर पिछले साल बना रहा। तो ये थी वो बातें जिनसे हमें परेशानी हुई, जिससे हमें मुश्किल हुई। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरी टाइम में, जिसे कहते हैं कि जो एक सुनहरी किरण थी, वो ये, जैसे मैम आपने अभी बोला कि शिक्षा का पुनर्जन्म हुआ। मतलब हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से हम पढ़ाने की कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो तरीके हमने अपनाए और हमने पढ़ाई करवाई। तो एक तरीके से शिक्षा का पुनर्जन्म हुआ। नई पद्धतियां आप सबने सीखी। हम सबको जूम के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन हमने जूम कैसे कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, सबने सीखा। व्हाट्सएप के द्वारा आज तक हमने कभी बच्चों तक पहुंचे नहीं थे, माता पिता तक पहुंचे नहीं थे, हमने वो सब किया। सो नए कौशल जो हैं आप सबने सीखे, और आपने कोशिश करी कि चाहे किसी भी तरीके से आप अपने बच्चों तक पहुंचे। और जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, माता पिता सही रूप में हमारे भागीदार बन गए, क्योंकि आप कैमरे की इस तरफ या मैसेज के इस तरफ बैठे थे, लेकिन दूसरी तरफ से माता पिता ही वो काम जो है बच्चे के साथ करवा रहे थे। सो कहीं ना कहीं इस कोविड ने हमें कुछ अच्छी चीजें भी सिखाई हैं, और ये समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हर किसी चीज में जहां मुश्किल आती है वहां कोई ना कोई अच्छी चीज निकल के आती है। तो बीता हुआ साल, जैसे आप सबने बोला, हम सबके लिए कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा था। ये साल ने हमें कुछ चीजें सिखाई, और वो ये सबसे बड़ी चीज जो हमें सीखने में आई वो ये कि 2T माने टीचर और टेक्नोलॉजी, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। कितनी भी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आप ले आए, व्हाट्सएप ले आए, जूम ले आए, फोन पे वीडियो भेज दें, जो भी कर लें, यूट्यूब का वीडियो भेज दे, लेकिन अगर टीचर नहीं है तो इसका फायदा नहीं होगा। तो आप टेक्नोलॉजी के बिना ये कोविड के साल में काम नहीं कर सकते, लेकिन कितना भी टेक्नोलॉजी हो, अगर टीचर नहीं है ये बताने के लिए कि वो टेक्नोलॉजी में भेजना क्या है, उस स्तर को यूज कैसे करना है, अगर कुछ भेज दिया तो उसका जो जवाब आया उसको समझना कैसे है, समझ के माता पिता को क्या ज्ञान देना है कि ये आपने ठीक किया, ये आपने गलत किया। तो टेक्नोलॉजी और टीचर दोनों के ही बिना पिछला साल भी मुश्किल था, और अगला साल भी मुश्किल होने वाला है। ये तो हमारी पहली सीख। दूसरी सीख हमें जो मिली वो ये कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रम जो आपका है वो तो सेम ही रहता है। अब अगर आपने वीडियो भेजे तो आपने उसी चीज के भेजे जो आप सिखाना चाहते हैं, है ना? चाहे वो देख के सीख रहा है बच्चा, या सुन के सीख रहा है, या करके कर रहा है, तो पाठ्यक्रम सेम ही रहता है। बस आपका पढ़ाने का जरिया जो है वो बदली हो गया है।
आप पहले क्लास में पढ़ाते थे, अभी आप ऑनलाइन या व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो ये भी समझ लेना जरूरी है, हाँ कोविड है लेकिन हमको पढ़ाना तो वही है, बस हमारा तरीका जो है वो थोड़ा बदली हो गया है। और तीसरी चीज जो हमने सीखी वो ये कि जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं, हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी नियमावली बना लें, कितना भी नियोजन कर लें, लेकिन अगर ये पाठ्यक्रम बच्चे के संदर्भ में नहीं है, तो अगर मैंने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली कि जी मैं जूम क्लासेस ले लूंगी, जूम क्लास में मेरा लेसन प्लान ये रहेगा, मेरा टाइम टेबल ये रहेगा, लेकिन अगर बच्चे के घर में वाईफाई ही नहीं है या बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है इस प्लानिंग का, राइट? तो ये भी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पिछले साल ने सिखाई। अब आज के ट्रेनिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आपके बच्चे की जो भी परिस्थिति हो, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी माध्यम से आप बच्चे तक पहुंच पाएंगे और उसमें पहुंचने तक आपकी मदद हम भी करेंगे और हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी आपकी मदद और मार्गदर्शन करेगा। सो आगे बढ़ते हुए वर्ष 2 की योजना जो हमें बनानी है, उसमें सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट या स्वीकार करना है कि हमारे बच्चों में कुछ बदलाव आएंगे। बच्चे 1 साल से ज्यादा से घर में बैठे हैं। बहुत जाहिर बात है कि हम नॉर्मल टाइम में भी जब समर हॉलिडे या गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे सीखा हुआ भूल गए। तो ये वाले साल में तो 1 साल से घर में बैठे हैं, आप 6 घंटे का स्कूल लेते हैं, लेकिन क्या पता ऑनलाइन में आप शायद उनसे सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो समय भी कम है, आवृत्ति भी कम है, और जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं वो माध्यम का जो तरीका है वो भी कम है। तो ये स्वीकार कर लेना कि बच्चों के पढ़ने के स्तर में बदलाव आएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बलबूते पे आप अगले साल के लक्ष्य भी चुनेंगे और अपने पढ़ाने का जरिया भी। उसके बाद आता है एक्सेप्ट, तो हमने कर लिया कि स्वीकार तो हमने कर लिया, हाँ बदलाव आएगा, पर क्या बदलाव आया है? कौन से डोमेन में बच्चा ज्यादा पिछड़ गया है, कौन से एरिया में उसको ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऑनलाइन पे मैंने एडीएल स्किल्स तो सिखा दिए लेकिन उसकी पढ़ाई पीछे रह गई, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा पहले चलता था लेकिन अब क्योंकि घर में चलने की उतनी जगह नहीं है, स्कूल नहीं आता, सीढ़ी नहीं चढ़ता, तो वो अब चल नहीं पाता। कई सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत वजन पुट ऑन कर लिया है, घर में बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो असेस कर लेना या आकलन करना कि बदलाव तो आया लेकिन क्या बदलाव आया, ये असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये असेसमेंट आप अपने आईपी असेसमेंट फॉर चेकलिस्ट के द्वारा हूबहू बच्चे के साथ पूरे डोमेन्स में कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो वो चेकलिस्ट आपको बताएगा हाँ बदलाव तो आया, लेकिन कौन से डोमेन में आया, और उसके हिसाब से फिर आपको अपनी व्यवस्था करनी है। तो 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि पहले तो स्वीकारना है हाँ बदलाव आएगा क्योंकि बच्चे ये मुश्किल साल से गुजर रहे हैं। फिर आकलन करना है कि बदलाव किस जगह पे आया, कौन से डोमेन में आया, और उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना है, माने कितनी क्लासेस रखें, कितने कौन से स्तर पे रखें, किस आवृत्ति से रखें, क्या हम व्हाट्सएप पे पढ़ाएंगे या ऑनलाइन पे पढ़ाएंगे या फिर मैसेज भेजेंगे, क्या करना क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको असेस और एक्सेप्ट करके फिर अरेंज करना है। आगे जाते हैं कि जब हम बोलते हैं व्यवस्था करनी है आपको, तो व्यवस्था का मतलब क्या है। और ये आपके स्कूलों ने आई एम श्योर लास्ट टाइम भी ये किया है, लेकिन फिर भी हम दोहरा देते हैं कि बहुत सारे स्तर हैं जिसके थ्रू आप बच्चे के साथ मिल सकते हैं। आप पहली बात तो बच्चे के साथ लाइव मिल सकते हैं, जिसे हम जूम कॉल पे अभी मिल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है क्योंकि एकदम आपको बच्चे की प्रतिक्रिया सामने दिखाई देती है। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन है का प्रॉब्लम है, तो वो ये लाइव स्तर नहीं कर पाते। तो अगर वो नहीं तो फिर क्या हम उनको वीडियोस द्वारा जानकारी दे सकते हैं, कर सकते हैं। क्या हम उनको गृह कार्य भेज सकते हैं जिसमें हम अपना सिखाया हुआ सामग्री उनको घर पे करने के लिए बोलें, वो भी हो सकता है।
या फिर हम व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा बच्चों पेरेंट्स के साथ संपर्क में रहें। बहुत बार ऐसे होता है कि माता पिता के पास एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन भी नहीं है। वो समय पर क्या हम उनको हफ्ते में एक बार फोन कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि बच्चे का क्या सिचुएशन है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को आपने क्या कार्यक्रम दिया था और क्या वो उस कार्यक्रम पे पूरा बैठ रहा है कि नहीं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम बाद वाले स्लाइड्स में भी लेंगे, लेकिन यहाँ बस ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे बच्चे की जो भी परिस्थिति हो, लाइव इंटरनेट है या नहीं, फोन स्मार्टफोन है या नहीं, नॉर्मल फोन भी है, तो आप किसी ना किसी तरीके से बच्चे तक पहुंच पा सकते हैं। और ये पहुंचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दूसरे साल में भी हम बच्चों तक नहीं पहुंच पाए तो जब तीसरे साल में बच्चे वापस आएंगे तो हमारे लिए ही बच्चों के साथ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, असेस कर लिया, आपने अपना अरेंजमेंट भी कर लिया कि कैसे पढ़ाना है। फिर आती है बारी कि पढ़ाना क्या है। तो आपसे जब शुभांगी कल बात कर रहे थे तो उन्होंने आपको रिसोर्स सेंटर में दिखाया कि कितने सारे पाठ्यक्रम आपके पास अवेलेबल हैं। चाहे आपका बच्चा एकेडमिक्स में हो, मतलब पढ़ाई करता है, तो उसके लिए L1, L2, L3 का पाठ्यक्रम है। आपके भाषा में है, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी के पाठ्यक्रम है। उसके बाद गणित का पाठ्यक्रम है और उसके बाद पर्यावरण विकास का पाठ्यक्रम है, EVS का पाठ्यक्रम है। ये तीनों लेवल में अगर आपको लगता है कि बच्चा ये पाठ्यक्रम करने में संभव नहीं है उसके लिए, तो कार्यात्मक पाठ्यक्रम या फंक्शनल पाठ्यक्रम भी है उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा सीवियर और प्रोफाउंडली चैलेंज्ड है। तो आग्रह करते हैं आपसे कि आप फिर से जाके अपने रिसोर्स सेंटर में सारे पाठ्यक्रम दीजिए। हर पाठ्यक्रम के बगल में टीचर का मैनुअल है, किस तरीके से पढ़ाना है, और एक बच्चे का वर्कबुक है कि उसको पढ़ाते हैं तो उसको कार्यक्रम क्या करना है। यहाँ पर मैं दिखाना आपको चाहती हूँ कि पाठ्यक्रम से ही ये निकाला गया है। तो अगर हम कहते हैं कि पढ़ाना क्या है, तो इस तरीके से पाठ्यक्रम में टीचर के मैनुअल में दिया गया है कि आपको पढ़ाने से पहले क्या कहना है, आपको फिर पढ़ाते समय क्या शिक्षा, क्या बोलना है बच्चे को, और बच्चा फिर किस तरीके से वो उस चीज को अप्लाई करेगा। एक एक चीज विस्तार से एक्सप्लेन की हुई है, कौन सी सामग्री लगेगी, इस पाठ्यक्रम का या इस चीज का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से बच्चे से करवा के लेना है। तो अगर इसमें आप देखेंगे, हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बच्चे को गोलाकार जो है वो आना चाहिए। ये आपने अपने मैनुअल से पढ़ लिया, लेकिन इसमें हो सकता है कोई चीज आप ऑनलाइन स्तर पे या व्हाट्सएप पे नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पाठ्यक्रम को किस तरीके से आप अपना मार्गदर्शक बना लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन या थोड़ा सा बदलाव परिस्थिति के हिसाब से लाना है वो आपको लाना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम में तो बताया था गोलाकार कैसे करना है, लेकिन मैं तो क्लासरूम में हूं नहीं, मेरे पास तो सामग्री भी नहीं है और मेरा बच्चा तो जूम पे आता भी नहीं। मैं तो बस बच्चे को मैसेज भेज सकती हूँ। तो क्या हम इस तरीके का मैसेज भेज सकते हैं माता पिता को कि टीचर का संदेश देखने के बाद घर में कोई भी गोल वस्तु के साथ फोटो लीजिए और वापस टीचर को भेजिए। एक कागज पे गोल बनाकर उसमें कोई भी रंग भरिए। तो ये आपने तो पाठ्यक्रम से पढ़ा, लेकिन उसको परिस्थिति के अनुसार आपने कैसे इस्तेमाल किया ये आपके ऊपर निर्भर है। और ये चीज की जानकारी आपको सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं आपके बच्चे का स्तर क्या है। तो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। हमारे कई टीचर्स ने इस तरह के संदेश भेजे हैं और उनको इस तरह के रिस्पॉन्स या इस तरह के फोटोग्राफ्स वापस आए हैं। तो ये संभव है कि आप पाठ्यक्रम को अपना मार्गदर्शक बनाइए, उसको व्हाट्सएप में भेजिए या फोन कॉल पे बताइए और माता पिता को बोलिए कि इस तरह का वो आपको भेजे। जैसे कि हम सबको एक गाइड की जरूरत होती है, मार्गदर्शक की जरूरत होती है, माता पिता को भी होती है। अगर हम सिर्फ लिख दें कि आज गोल सिखाओ, अभी वो तो टीचर नहीं है, टीचर तो आप हैं। उनको इतना एक्सपर्टीज नहीं है, वो एक्सपर्टीज और वो कला आपके अंदर है। तो किस तरीके से माता पिता से कोई काम निकलवाना है वो आपको ज्यादा मालूम है।
और यहाँ पर हम सिर्फ उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि वही सेम चीज है कि गोलाकार ही करना है, और हर एक कॉन्सेप्ट के, हर एक चीज सिखाने के आपके पाठ्यक्रम में जो दिशा के थ्रू आपको अभी मिला है, 4 तरीके हैं। 4 तरीके हैं पढ़ाने के। आप देखेंगे जो मेरा पिछला वाला स्लाइड है उसमें आप देखेंगे ये चश्मा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि देख के कोई चीज सीखना। ये हमारा है विजुअल वे ऑफ टीचिंग, मतलब विजुअल चीज, विजुअल तरीके से देख के कोई चीज कैसे बच्चा समझता है, उसका पाठ्यक्रम है। उसके बाद आती है एक एक्टिविटी सुन के। तो हर एक चीज जो आपके पाठ्यक्रम में है वो देख के, सुन के, करके और छू के, इसको हम VAKT मॉडल बोलते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक मतलब करके, और टैक्टाइल मतलब छू के। हर एक तरीके से बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इसका कार्यक्रम ऑलरेडी आपकी पुस्तक में दिया गया है। आपको बस पढ़ना है और आपको उसको व्हाट्सएप मैसेज में बनाकर भेजना है। अब यहाँ पर ये एक कविता है बच्चे के लिए जो है मम्मी की बिंदी गोल गोल। ये कविता सब लोग जानते हैं, पापा का पैसा गोल, दादी का चश्मा गोल। अब बस आपको ये, अगर हमको सुन के बच्चे को गोलाकार सिखाना है तो हम बच्चे को ये वीडियो भेजेंगे, उसके साथ हम एक ये व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। इस बाल गीत में जिन वस्तुओं का नाम लिया गया है उसमें से किसी भी वस्तु के साथ फोटो लीजिए और दी गई वर्कशीट के अंदर माँ की गोल बिंदी लगाए। सो आप देखेंगे कि ये वर्कशीट जो है ये आपके बच्चे के वर्कबुक में ऑलरेडी है। तो या तो आप ये वर्कशीट किसी तरह से बच्चे तक पहुंचाइए, अगर वो नहीं हो पा रहा तो आपके पास ये वर्कशीट है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स सेंटर है। आप इसका फोटो खींच सकते हैं और आप फोन पे भेज सकते हैं। पूरी उसमें आपको कोई बाहर की सामग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। रोटी तो घर में रोज बनती है, मम्मी की बिंदी भी रहती है, दादा का चश्मा भी शायद होगा। तो कोई भी चीज आपको बाहर से नहीं लानी, पाठ्यक्रम आपके पास है, आपको बस पाठ्यक्रम का इस्तेमाल कैसे करना है वो सोचना है। और ये सब चीजें ऑलरेडी स्कूलों में हो रखी हैं और वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से। अब अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एकेडमिक बच्चों के लिए होता है, गोलाकार, नंबर, अक्षर ज्ञान, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या करें जो सीवियर प्रोफाउंड है, जिनकी ज्यादा कठिनाई आती है जिन्हें पढ़ाने में, उनके साथ संपर्क मुश्किल होता है, ऑनलाइन पे बैठते नहीं, उनके साथ क्या करें। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो आपका कार्यात्मक पाठ्यक्रम है, जो फंक्शनल करिकुलम आपको रिसोर्स सेंटर में दिया गया है, उसमें ऐसी चीजें, ऐसी गतिविधियां दी गई हैं कि बच्चे को ऐसा गोलाकार बना के दीजिए, उसके अंदर कुछ चिटकी जो है वो चिपकाइए। अभी आजकल के समय में घर में ये सब सामान अगर नहीं मिलता तो हमारे टीचर्स क्या कर सकते हैं, कोई भी कागज लीजिए, उस पे बच्चे का नाम लिखिए, कोई भी आकार बनाइए, फिर घर में उपलब्ध जो भी सामान है, दाल, चना, मटकी, चावली, वो लीजिए और उसके ऊपर गोंद से चिपकाइए। अभी क्या होता है, ये जो हमारे फंक्शनल बच्चे हैं, मुझे फंक्शनल बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सिवियर प्रोफाउंड बच्चे हैं, जिनकी कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी कम है, उनका उससे क्या होता है, उनका ध्यान इसमें एकाग्रता से लगता है, सिटिंग टॉलरेंस होता है, बच्चे का फाइन मोटर स्किल इससे बढ़ता है, बच्चे का कंसंट्रेशन इससे बढ़ता है, बच्चे का कोई मैल एडेप्टिव बिहेवियर है तो इससे कम होता है, मम्मी पापा को थोड़ा 15-20 मिनट का शांति मिलता है। एक छोटे से एक्टिविटी से इतने सारे चीजें हम जो है वो कर पाते हैं। तो ये सोचना कि क्योंकि ये बच्चे थोड़े से कम हैं, उनकी क्षमता, इनको कुछ भी देना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा पाठ्यक्रम इस तरह से बना गया है कि जो हमारे सारे डोमेन्स हैं, ADL के डोमेन्स, अगर खाना खाना डोमेन है तो इन बच्चों के लिए कैसे करना है। अगर हम रोज सोचिए, अगर हम रोज एक प्लेट और चम्मच बच्चे के सामने रख दें और बोलें कि चलो सीखो अब खाना खाना, तो बच्चे के लिए भी कठिनाई होती है ना, बोरियत होती है, रोज खाता हूँ, रोज गिरता है। लेकिन इसमें जरूरी है ये समझना कि खाना खाने के लिए क्या क्या स्किल लगता है। मेरे को चम्मच तो पकड़ना आना चाहिए ना,
तभी तो मैं खाना खा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरी उंगलियों में इतनी क्षमता नहीं कि मैं चम्मच पकड़ पाऊं या हाथ से रोटी तोड़ पाऊं, तो कैसे मैं रोज खाना खाऊंगा? तो ये जो कार्य पुस्तिका आपको दी गई है, इसमें कम से कम 15 ऐसे एक्टिविटीज दिए गए हैं कि बच्चे की उंगलियों की शक्ति को कैसे बढ़ाना है इस तरीके से कि बच्चे को भी बोरियत ना हो। तो लेसिंग करना है या गुल्लक में पैसे डालना है या टियरिंग पेस्टिंग करना है, इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज जो हैं वो दिए गए हैं। तो रोज के रोज अगर आप बच्चे को ऐसा एक एक्टिविटी देते हैं और खुद समझ के लेते हैं, गोल्स में जब डालेंगे कि मैं ये एक्टिविटी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस बच्चे को और कुछ आता नहीं, मैं ये एक्टिविटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इसकी उंगलियों की शक्ति बढ़े ताकि वो खाना खा पाए। तो जो हमने पहले दिन बात किया था कि क्यों हम वो लक्ष्य ले रहे हैं, वो लेना सोचना बहुत जरूरी है। तो जब आप पाठ्यक्रम भी देखेंगे तो आप पाठ्यक्रम में देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप मल्टीपल चीजों के लिए, बहुत सारी गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप देखेंगे चिटकनी से ये चीजें, अपना जो ये स्पॉन्ज के बॉल्स होते हैं ये उठाना, ये भी हमारे सूक्ष्म गामक कौशल के लिए है। कार्य पुस्तिका में ये दिया गया है। अभी बोल चाहिए, उसके अंदर ये सब चाहिए, चिटकनी चाहिए, ये सब मेरे पास तो है नहीं। मैं किस तरह से माता पिता को बोलूं कि ये सब का अरेंजमेंट करें, वो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी, हमने क्या किया, आज माँ के साथ कपड़े सुखाओ, थोड़ी चिमटी चुरा के लाओ, आज उसके साथ ही होगा पाठ, मजबूत बनेंगे अपने हाथ। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं। मम्मी रोज कपड़े सुखाती है, मम्मी रोज उसमें चिटकनी लगाती है। हमने सिर्फ ये बोला मम्मी को, मम्मी जब आप कपड़े सुखाते हो बच्चे को साथ में लेके जाओ। इससे मम्मी के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं आया, मम्मी को भी नहीं लगा अभी मेरे को अपना काम भी करना है, घर का खाना भी बनाना है, दूसरे बच्चे को भी पढ़ाना है, अभी इसके साथ भी बैठ के करो। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि देखो एक दिन की बात होती तो हम माँ बाप के ऊपर डाल सकते थे, लेकिन ये तो अभी 1 साल से चल रहा है और शायद 1 साल और चलेगा। तो इस तरह के एक्टिविटीज सोच के डालने हैं जिसके ऊपर माँ बाप के ऊपर भी ज्यादा दबाव नहीं आता, लेकिन काम हमारा हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चित्र दिया गया, कुछ भी नहीं करना है, घर के सामान से, पाठ्यक्रम से लेके हमको बस एक्टिविटीज माता पिता तक पहुंचानी है। आपके हाथ में है सब कुछ, बस उसको निकाल के माता पिता को देना है। ठीक है। सो ये है हमारी एक्टिविटीज। फिर आगे बढ़ते हुए कि आपने जब अपना चैनल सोच लिया, कौन से चैनल से पढ़ाना है, आपने उसका आयोजन कर लिया, आपको ये भी पता चल गया कि अब मुझे क्या पढ़ाना है, उसके बाद टाइम टेबल बना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको उससे एक स्ट्रक्चर मिलता है, आपको उससे एक प्लानिंग का माध्यम मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं अगले 4 दिनों में ये पढ़ाने वाली हूँ, इसके लिए मुझे ये टॉपिक चाहिए और मुझे ये मटेरियल चाहिए। मटेरियल लगा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप माता पिता तक भी ये मटेरियल का लिस्ट जो है वो भेजेंगे, क्योंकि उनको भी ये चीजें तैयार रखनी है। तो इस तरह की प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपको पूरा अपना प्लानिंग पता चल जाता है, आप प्लान कर सकते हैं मुझे कल को क्या वीडियो भेजना है, कल को मुझे क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। नहीं तो हर सुबह आप सोचते हैं अच्छा आज क्या पढ़ाऊं, अच्छा अभी आगे क्या बोलूं, कल ही तो मैंने ये भेजा था, अभी आज क्या भेजूं। रोज सुबह का जो हमारा ये खोजने का सिस्टम है कि आज कौन सा व्हाट्सएप मैसेज भेजूं, वो खत्म हो जाता है कि अगर आपने ये पूरी प्लानिंग पहले से करी है। तो आपको भी जब समय मिलता है आप अपने वीडियो सिलेक्ट करके रख लीजिए और आप प्रतिदिन वो बच्चों को भेजते रहिए। तो आपका जो ये रोज सुबह का या हर हफ्ते का जो ये टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी रहेगा। कल को आपसे कोई पूछता है कि जी आपने कोविड के 1 साल में क्या किया, तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखिए जी मेरा लेसन प्लान है, मैंने इस तरह से बच्चे तक संपर्क किया और ये सब चीजों में उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजा या होमवर्क भेजा या कोई भी ट्रेनिंग मटेरियल भेजा। तो और माता पिता के लिए भी आसानी हो जाती है। तो सब लोगों का इसमें जो है वो फायदा होता है। आपका एज ए टीचर, क्योंकि आपका प्लानिंग का टाइम बचता है,
आपका एज अ स्कूल, बिकॉज आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हमने पूरे कोविड के साल में हमने क्या किया, बच्चों तक किस तरह से पहुंचे। और माता पिता को सहूलियत होती है क्योंकि उनको टाइमली मतलब टाइमली जो है नियमित रूप से वो इंफॉर्मेशन आता है। तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, माता पिता, टीचर और बच्चा, इन सबका इस चीज से फायदा होता है। तो टाइम टेबल बना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टेबल के टेम्पलेट्स अगर चाहिए तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर आती है बारी, आपने कौन सा स्तर माध्यम चुना है। आप, जैसे मैंने बोला, आप यूट्यूब पे वीडियोस भेज सकते हैं, होम विजिट कर सकते हैं, फोन कॉल पे बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, और आप जूम ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन जो आपके स्कूल के लिए ज्यादा लागू होती है, आप वो चुन सकते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस पिछले साल का ये है कि जरूरी नहीं कि हर स्कूल एक ही माध्यम फॉलो करे। हर बच्चे का माध्यम आजकल अलग है। कोई बच्चा के पास यहाँ तो जूम है, लेकिन अभी वो गांव में चला गया, तो गांव में उसके पास जूम नहीं है। कोई पेरेंट के पास पहले तो स्मार्टफोन था, लेकिन वो स्मार्टफोन चोरी हो गया या गुम गया, तो अभी उसके पास नॉर्मल फोन है। कई बच्चों के व्हाट्सएप तो कर सकते हैं, लेकिन उसका बेटा भाई जो है वो 10वीं कक्षा में है, तो अभी वो फोन उसके पास है। तो हर रोज ये माध्यम जो है वो बदली होते रहते हैं, और जो बच्चे की सच्चाई है वो बदलती रहती है। तो जरूरी है कि हम भी अपडेटेड रहें कि हमारे स्कूल और हमारे बच्चों का माध्यम कौन सा है, और हम सही माध्यम तक उन पर पहुंचे। यही बताना चाहते हैं कि ध्यान रखने की बात है कि माध्यम तो आपने चुन लिया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे क्लास के 10 बच्चों में से मैं 6 बच्चों तक पहुंच गई, लेकिन वो 4 बच्चे, उनका क्या हम उन्हें छोड़ दें? नहीं। तो ठीक है, अगर 6 बच्चे जूम पे आ रहे हैं या 6 बच्चे व्हाट्सएप पे हैं, और वो 4 बच्चे किसी तरह से हम व्हाट्सएप पे भी नहीं ला पा रहे, तो कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम उनको पहुंच सकते हैं? चाहे आवृत्ति कम हो, लेकिन क्या मैं होम विजिट कर सकती हूँ? या क्या मैं किसी किसी तरह से संपर्क कर सकती हूँ? क्या मैं उनके माता पिता को बोल सकती हूँ कि चलिए आप रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार ही अपने पड़ोसी के फोन से मुझे फोन कर लीजिए? तो जरूरी बात यह है कि दूसरे साल में, पहला साल तो हमने किसी तरह से निकाल दिया, दूसरे साल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर उस बच्चे तक पहुंचे जो हमारे स्कूल में है, क्योंकि कोई भी बच्चा पीछे छोड़े जाने के लायक नहीं। तो कोशिश करिए कि आप हर एक बच्चे तक पहुंचे जो आपके स्कूल में है, क्योंकि 50% या 70% काफी नहीं, हमें हर बच्चे तक पहुंचना है। फिर आती है बारी कि जो भी संपर्क का साधन ढूंढते हैं वो दो तरफा होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप तो माता पिता तक पहुंच रहे हैं, पर क्या माता पिता को आपके तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई साधन है? आपने तो ये निश्चित कर लिया कि हम हर गुरुवार को सामान भेजेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपसे कुछ बात करनी है तो क्या उसके लिए कोई समय निर्धारित किया है? कोई टाइम है या कोई साधन है जिससे वो अपनी परेशानी या वो अपनी मजबूरी आपको बता पाए? तो कोई भी, जो भी संचार का साधन यूज करते हैं, उसको 2 वे रखिए, दो तरफा रखिए, ताकि सबका फायदा हो। और एक और बात कि हम जो भी साधन यूज कर रहे हैं उसकी नियमित जांच कर लें। और ये हम लोग अपने तजुर्बे के साथ बता रही हूँ, पिछले साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि हम तो कहते हैं हाँ हम इतने बच्चों तक पहुंच गए, इतने बच्चों का होम विजिट करते हैं, और इतने बच्चों को जूम पे लेते हैं, और इतने बच्चों को व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन क्या उसको नियमित रूप से आप देख रहे हैं? कि भाई शुरू तो किया था व्हाट्सएप करना, लेकिन उसके बाद तो 6 बारी से तो व्हाट्सएप का जवाब आया नहीं। या मैंने जूम पे तो बच्चों को लेती हूँ ग्रुप में लेके, लेकिन एक बच्चा तो पिछले 10 दफा से उसने ऑनलाइन ज्वाइन ही नहीं किया। या होम विजिट करने गई थी 3 बारी से, तो मुझे वो मिले नहीं। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग करिए कि जो आप यूज कर रहे हैं स्तर, वो उनका फायदा हो रहा है, वो किस तरीके से और कितनी आवृत्ति से आप कर रहे हैं। तो इस तरह का एक प्लानिंग शीट या फॉलो अप शीट भी आप बना के रख सकते हैं कि आपके क्लास के बच्चों के लिए कौन सा शिक्षा का स्तर है। क्या वो ऑनलाइन है, क्या व्हाट्सएप है, क्या फोन कॉल है, या होम विजिट है? अगर समीर शर्मा का ऑनलाइन है तो कौन से दिन आपने ऑनलाइन किया, उसका डेट लिख लीजिए।
आपने क्या उसको गृह कार्य भेजा, भेजा तो क्या वापस आया, और क्या आपने उसकी मम्मी से एक हफ्ते में कम से कम एक बार ही बात करी या नहीं। ये भी अगर टेम्पलेट आपको चाहिए तो हम भेज सकते हैं, लेकिन आपके स्कूलों की परिस्थिति सबकी अलग है, सबकी रियलिटीज डिफरेंट है, तो आप ये टेम्पलेट के बलबूते पे अपना भी बना सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम रिकॉर्डिंग करें कि जो हम कर रहे हैं वो किस आवृत्ति से कर रहे हैं, उसका फॉलो अप हो रहा है कि नहीं, उसका फायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पूरा साल फिर से निकल जाएगा और जब हमसे कोई पूछेगा कि आपने क्या किया, अगर हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं रहेगी। कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आप किसी को दिखाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह का प्लानिंग या डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करते जाइए ताकि आपको भी आसानी हो। फिर आती है बारी, सॉरी, फिर से एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी मैंने आपको बोला कि हर बच्चे का स्तर जो है वो अलग रहेगा, राइट। कोई व्हाट्सएप पे है, कोई, तो अगर अब मैंने वही पाठ्यक्रम यूज करना है हमें, तो हम अलग अलग प्रणाली में कैसे करें। तो वही दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज पढ़ाते हैं, मान लीजिए प्री वोकेशनल का बच्चा है, आप उसको मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में तो बहुत आसान है कि आप, टीचर एक तरफ बैठी है, उसने अपने सारे नोट रखे हैं और वो बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रही है। पर अगर यही चीज मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है तो मैं क्या करूं। तो आप, ये जो वर्कशीट आप देख रहे हैं, ये वर्कशीट आपके पाठ्यक्रम में दी गई। तो आप इस वर्कशीट का एक फोटो खींचिए और बच्चे को बोलिए मैचिंग करे। जो भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक्चुअली स्कूल में हुई हैं और वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपके पास ऑनलाइन का साधन नहीं तो आप व्हाट्सएप पे वो वर्कशीट का फोटो भेजिए और बच्चे को बोलिए मैचिंग करके देंगे। और एंड्रॉयड फोन में बहुत सारे एप्स हैं जिसके थ्रू ये सब हो सकता है, राइट। उसके बाद अगर आपने होम विजिट किया तब तो आसान है, आप होम विजिट में बच्चे को ये सब सिखा सकते हैं। फिर आता है कि अगर मैंने वर्कबुक बच्चे को भेज दिया घर में, क्या वो हो सकता है? वो भी हो सकता है। आप अगर मनी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ये वर्कशीट्स जो हैं ये आपके पाठ्यक्रम में है, आप इसका फोटोकॉपी या जेरोक्स करके बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। सो ये भी एक माध्यम है वही सेम चीज सिखाने का। अगर फोन कॉल पे आप बात कर रहे हैं तो आप क्या बच्चे को बोल सकते हैं कि आप अपने जो भी नोट आप सिखा रहे हैं, आज आप अपने बच्चे को ये नोटों की पहचान करवाइए, घर में जो सामान आता है उसका एमआरपी पढ़ाइए, और जब हो जाता है तो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपने किया। तो फोन कॉल पर भी माता पिता के साथ ये एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास फ्री में मटेरियल है जिनके वीडियोस आप भेज सकते हैं, और ये सारे हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा बाद में भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सो ये सब सामान या सब सामग्री अवेलेबल है। एक ही चीज थी मनी कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको हमने सारे स्तर के द्वारा देखा कि वही चीज सिखाई जा सकती है। चाहे आप उसको ऑनलाइन सिखाएं, चाहे आप उसको व्हाट्सएप पे भेजें मैसेज, चाहे आप उसकी वर्कशीट्स भेजें या वर्कशीट की फोटोग्राफ निकाल के एसएमएस करें उनको, या व्हाट्सएप भेजें, या फिर आप उनको ऑनलाइन कोई वीडियो भेजें। सिखाने का तरीका निकल आएगा अगर हमारा सिखाने का मन है तो, क्योंकि साधन आपके पास सारे हैं। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं कि अगर, जैसे मैंने बोला कार्यात्मक है, कैसे करें। ये मनी कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं करता, बैठता भी नहीं है, तो किस तरह से उसके साथ काम किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं फाइन मोटर स्किल्स और ओरो मोटर स्किल्स। किसी बच्चे की बहुत लार टपकती है तो हम उसके साथ कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये एक लाइव है जिसमें टीचर ने आटे या क्ले से एक सर्कल बनाया है और बच्चे को उसके अंदर एक बॉल को घुमाना है फूक मार के। तो ये तो लाइव है। और यहाँ पर आप देखेंगे गत्ता यूज किया हुआ है, आटा यूज किया हुआ है, जो भी साधन बच्चे के पास है वो यूज हुआ है। अब अगर यही चीज मैं व्हाट्सएप पे करना चाहती हूँ तो मैं इस तरीके का फोटो जो पाठ्यक्रम से लिया गया है, ये पाठ्यक्रम का फोटो है, तो हम फोटो लेके भेजेंगे मम्मी को कि जब भी आपके पास समय हो या जब आप रोटी बना रहे होते हो तो क्या आप साइड में उसको ऐसा बना के दोगे, तो आप बच्चा साथ साथ करता जाएगा, आप अपना 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 काम करते जाना। तो क्या हम व्हाट्सएप ऐसा भेज सकते हैं? होम विजिट है तो हम होम विजिट पे टीचर
जाके ये कार्यक्रम बच्चे के साथ करवा सकती है। यही चीज अगर हम घर पे करवाना चाहें तो ये देखिए, ये एक इमेज है जिसमें हमने बच्चे को होमवर्क दिया और ये माता पिता ने उसके साथ बनाकर हमें वापस फोटो भेजा। अगर फोन कॉल के द्वारा बताना चाहते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन आप बच्चे को फोन कॉल पे दे सकते हैं। ये पूरी चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि कुछ भी नहीं करना है। इस गतिविधि के लिए चिकनी मिट्टी से बने हुए हमको सर्कल बनाना है और उसके लिए जो भी सामग्री आपके पास घर में है आप उसके साथ बना लीजिए और अगली बार फोन करके उनसे फॉलो अप ले लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं तो ब्लोइंग मतलब ओरोमोटर या लार टपकाने के लिए, कम करने के लिए अगर गतिविधियां हैं वो ऑनलाइन भी बहुत सारी हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो चाहे बच्चा एकेडमिक हो या चाहे बच्चा फंक्शनल हो, अगर हमारे पास कोई भी साधन है तो हम बच्चे तक पहुंच सकते हैं। चाहे हमने जो भी साधन बच्चे के लिए यूज किया है, जो भी स्तर हमने उसके लिए चूज किया है, हमारे पास पाठ्यक्रम है। बस हमें ये पता लगाना है कि किस तरीके से वो पाठ्यक्रम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें ताकि बच्चे की परिस्थिति और उसके स्तर से वो मेल खाए और बच्चा सीखे। तो ये तो थी सारी कार्यक्रम की बात। अब आती हैं कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है जब हम कोई भी स्तर यूज करते हैं। सो अगर हम ऑनलाइन स्तर यूज करते हैं, आई एम श्योर आप लोग ये करते हैं जब आपने अपने पूरे पिछले साल की प्लानिंग करी है, तो यहाँ पर हम सिर्फ फिर से बता दे रहे हैं कि पहले से योजना बना लीजिए, अपनी सामग्री तैयार रखिए। तो अगर मैं आप जूम क्लास ले रही हूँ, अगर मैं आपका अभी सेशन ले रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना सामान या अपना रीडिंग मटेरियल या कोई चीज ढूंढती रहूंगी तो ये ट्रेनिंग अच्छा नहीं जाएगा। तो आप अपना पहले योजना बनाइए, अपनी सामग्री तैयार रखिए, माता पिता को वो सामग्री की सूची पहले ही दे दीजिए। तो अगर आपकी मंडे की क्लास है तो फ्राइडे को ही माता पिता को अपनी सामग्री की सूची भेज दीजिए ताकि वो भी अपना सामान जो है वो तैयार रखें। होमवर्क जरूर दे दीजिए क्योंकि आपकी क्लास 40 मिनट की होगी या उससे कम। उसके बाद बच्चा क्या करेगा? तो बच्चे को आपके क्लास के बाद भी व्यवस्थित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होमवर्क दे दीजिए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आता है व्हाट्सएप। सेम चीजें हैं, पहले से तैयारी करिए, माता पिता को भेज दीजिए, पुष्टि कर लीजिए कि भाई मिला कि नहीं मिला। क्योंकि कई बार हमने देखा है आपने तो व्हाट्सएप भेज दिया, जब अगली बार ही आप फोन करते हैं तो बोलते हमें तो मिला ही नहीं। तो उनको बोलिए सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, व्हाट्सएप मिलने पर एक थम्स अप भेज दीजिए, हो गया काम। तो आपको मालूम है कि व्हाट्सएप उनको मिल गया। आप डबल टिक देखेंगे, आप सोचे कि उन्होंने पढ़ लिया, वो बोलेंगे नहीं नहीं वो तो मेरे बच्चे ने उठा लिया था, मैंने तो देखा नहीं। कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन आप उनको बोलिए व्हाट्सएप मिलने पर एक थम्स अप भेज दीजिए। जो भी उनको सामान दीजिए, उनकी प्रतिक्रिया स्वीकार करिए। अगर वो कहते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है या कठिन है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हमने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा हमारी एक मदर को कि बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी था और वो उसका जो चलने का आवृत्ति थी वो कम होती जा रही थी। तो हमने उनको बोला कि जरूर बच्चे को रोज रोज थोड़ा चलवाइए। और ये था वो समय जब कोविड बहुत ज्यादा प्रकोप ज्यादा था कोविड का। तो हमने बोला आप चलवा नहीं रहे हैं, आप चलवा नहीं रहे हैं। हम बार बार उन्हें व्हाट्सएप मैसेज करते थे। फिर उनका वापस एक दिन व्हाट्सएप मैसेज आया कि मेरे घर में 22 लोग रहते हैं, मेरे घर में चलने का जगह नहीं है, बाहर हम जा नहीं सकते, तो हम चलें कैसे? तो हमको समझ में आया कि उनकी प्रतिक्रिया लेना भी कितना ज्यादा जरूरी है। फिर हमने उसको मॉडिफाई किया थोड़ा और उनको वापस व्हाट्सएप भेजा। तो जरूरी है कि हम अपने तरफ से तो भेजें, लेकिन उनका रिएक्शन या उनका क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने बोला, हर एक स्तर में रिकॉर्ड जो है वो जरूर करिए, डेटा रिकॉर्ड। अगर आप होम विजिट पे जाते हैं तो पहले जब आप होम विजिट पे जाते हैं तो पूरी घर की स्थिति का आकलन कर लीजिए। घर में कितने लोग रहते हैं, कौन है वो बंदा जो शायद माता ना या माता पिता के अलावा जो बच्चे को मदद करता है। कभी कभी वो कोई और भी हो सकता है, कोई बड़ा भाई या छोटी बहन, कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति के उपस्थिति में ही काम करिए ताकि वो भी देखे कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि आपके जाने के बाद वो इंसान उस बच्चे के साथ वो एक्टिविटी जो है वो कर पाए। फिर
गृह कार्य जरूर दीजिए, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ होम विजिट, मतलब होम विजिट की आवृत्ति तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो सकती। तो ठोस गृह कार्य, जितने दिन आप नहीं मिलने वाले हैं वो पूरे टाइम का गृह कार्य पहले से ही बना के ले जाइए, ताकि उस समय आपको बस उनको वो देना हो। और उसके बाद अगली मुलाकात का टाइम उसी समय निश्चित कर लीजिए। होम विजिट आप शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस बच्चे के संपर्क का और कोई साधन नहीं है, ना तो जूम है, ना ऑनलाइन है, ना फोन है, इसलिए आप होम विजिट कर रहे हैं। तो उसी समय निश्चित कर लीजिए कि अगली बार आप कब मिलने वाले हैं, ठीक है। और वो टाइम पे आपको क्या क्या सामग्री लगेगी उसकी सूची भी पहले से दे दीजिए, नहीं तो फिर आप वापस जाएंगे और फिर कोई सामान नहीं रहेगा। ये ऐसे सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों की लाइफ और भी आसान हो जाएगी और काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर आता है, अगर आप फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, टाइम निश्चित कर लीजिए ताकि आपको और उनको दोनों को परेशानी ना हो। और ऐसा समय चुनिए जहां आप भी फ्री हैं और वो भी, क्योंकि अगर एक भी कोई बंदा फ्री नहीं है तो वो फोन कॉल का ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आप फ्री नहीं है तो आप जल्दी जल्दी में बात करेंगे, वो कुछ समझेंगे नहीं, और अगर वो किसी और चीज में बिजी हैं तो उनका ध्यान आपकी तरफ होगा ही नहीं। तो इस तरह का समय चुनिए जिसमें आप और वो दोनों के पास थोड़ा समय है विस्तार से बात करने के लिए। कॉल का उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट कर दीजिए। कई बार क्या होता है, हम पहले उनकी पूरी जानकारी लेने में या हालचाल पूछने में निकाल देते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उस समय वो कहते हैं कि अभी अब मैं बात नहीं कर सकता। तो पहले ही बोल दीजिए कि आज हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, मैं पहले इससे शुरुआत करती हूँ, ठीक है। माता पिता के लिए भी कुछ प्रश्न पूछने का समय रखिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। जैसे हमने अभी बात किया कि संचार जो है वो दो तरफा होना चाहिए। और अगली कॉल का टाइम जो है वो पहले से निर्धारित कर लीजिए। और जैसे हर चीज में हम कह रहे हैं, डेटा को जरूर रिकॉर्ड करिए। सो ये तो हमारी थी स्तर की बातें। अब बस लास्ट में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ आपको कि जब हम इस तरह से ऑनलाइन के जरिए बच्चों से मिलते हैं तो कुछ चीजें जो अगर हम ध्यान में रखें तो हम सबका फायदा होगा। सबसे पहले ये, अच्छा सॉरी, आई वांट टू टॉक अबाउट स्कूल किड्स बिफोर। इसमें ये है कि ये समय पर अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों तक कोई किट भेजें, जैसे कई स्कूलों में वर्कबुक्स जो है, दिशा के वर्कबुक्स स्कूल्स जो हैं वो बच्चों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे उनको कुछ ठोस सामग्री मिलती है जिसके साथ वो पूरा साल काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई ग्रहणशील सामग्री, जैसे सेंसरी जो इश्यूज होते हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चे पिछले पूरे साल राजमा, चने, मटर उनके साथ गिनती कर रहे थे, लेकिन अगर आप कुछ उनको सामग्री भेजना चाहते हैं जो उनको रोज के क्लासेस अटेंड करने में फायदा होगा जिनको, तो आप जरूर ये सामग्री भेज सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी कुछ स्कूल्स भेज रहे हैं जिससे फायदा होता है, वो ये कि विजुअल शेड्यूल जिसे हम बोलते हैं। आई होप आपको काफी लोगों को पता हो कि ये समय पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम या मुश्किल जो पेरेंट्स को आ रही है वो कि बच्चों का कोई शेड्यूल नहीं, बच्चों की कोई दिनचर्या नहीं है। जब मन करता है उठते हैं, जब मन करता है सोते हैं, उसके वजह से उनका ध्यान नहीं लगता है, उसके वजह से उनको बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई बात सुनना बंद कर दिया है। सो इस तरीके का अगर आप एक विजुअल शेड्यूल भेजते हैं, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो सुबह उठना, नहाना, क्लास अटेंड करना, मम्मी पापा की थोड़ी मदद करना, कुछ अपने मनपसंद का कुछ खेलना और टाइम पे सोना, कुछ भी नहीं है, सिंपल से 6 पॉइंट है। लेकिन क्या ये हम उनको भेज सकते हैं और माता पिता को कह सकते हैं कि रोज उनसे ये काम करवाना है टाइम से, और अगर वो टाइम से करते हैं तो उनको ये स्माइली फेसेस जो हैं वो रात को सोने से पहले बताना है उन्होंने काम अच्छा किया या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे तरीके हैं जिसके वजह से हम थोड़ा सा बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो व्यवहार जो बच्चों में दिखाई देता है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने के लिए ये छोटे छोटे उपाय हैं, और आपका स्कूल जैसा आपको ठीक लगे आप इसमें से कोई भी साधन चुन सकते हैं और उनको भेज सकते हैं। फिर जैसे मैं बात कर रही थी कि ऑनलाइन के टाइम में कुछ चीजों का ध्यान रखना हमें जरूरी है। सबसे पहले कि कंटेंट आपको भेजना क्या है या पढ़ाना क्या है, उसके लिए आपके पास आपके वर्कबुक्स हैं,
आपके मैनुअल्स हैं, आपके आर्ट के वर्कबुक्स हैं। अगर आप ऐसा, जैसे मैंने अभी बोला, कोई किट भेजना चाहते हैं या कोई दृश्य सूची या विजुअल शेड्यूल भेजना चाहते हैं, तो ये कंटेंट निर्धारित कर लीजिए कि आपके स्कूल ने एज अ स्कूल क्या क्या चीजें जो है वो बच्चों तक पहुंचानी है या बच्चों के लिए यूज करनी है। फिर आता है कनेक्ट, अपना स्तर, चाहे ऑनलाइन हो, फोन कॉल हो, व्हाट्सएप हो या फिर जूम क्लासेस हो, जो भी है, सबसे पहले कंटेंट डिसाइड करिए, फिर कनेक्ट उनके साथ किस तरह से करना है वो डिसाइड करिए। फिर आती है बारी कम्युनिकेट, संचार की। हमेशा नियमित रखिए, ऐसा नहीं कि एक बारी पेरेंट्स से मिले और फिर 3 महीने तक भूल गए। दो तरफा रखिए, प्लान करके बातें करिए ऐसा, क्योंकि कई बार नहीं प्लान करेंगे तो इंपॉर्टेंट बातें या जरूरी बातें जो है वो रह जाएंगी। फिर उसका फॉलो अप करिए। मेरी टीचर ने तो, मेरे पेरेंट ने मुझे कुछ कह दिया हमारे कम्युनिकेशन के टाइम या जब मैंने संचार के लिए फोन किया था, लेकिन उसका फॉलो अप क्या हुआ? कोलैबोरेट करिए। जैसा हमने मीटिंग की शुरुआत में बोला, पहले सिर्फ माता पिता हमारे साथ थे, लेकिन अभी पूरे पूरे परिवार हमारे साथ शामिल हो गए हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, और हमें लास्ट ईयर पता चला कि कई ऐसे हैं जो पंचायत जो है वो हेल्प कर रहे हैं बच्चों तक पहुंचने में। बहुत सारे संगठन हैं जो कोविड के समय में बहुत एक्टिव हो गए हैं, और अगर आप जैसे अगर आप अपनी पुस्तकाएं भेजना चाहते हैं तो कोई डोनेशन देना चाहता है, कोई आपकी किताबें पहुंचाने में मदद करना चाहता है, इस तरह के संगठन और समुदायों के साथ जुड़े रहिए। और जो आपके क्लास में स्कूल में टीचर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, उनकी क्षमता बढ़ाइए, और किसी तरह से ऐसे कोशिश करिए कि आप सबको साथ लेकर ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल पाए। और उसके बाद लास्ट में आता है, जैसे मैंने कहा, हर एक चीज को कैप्चर करिए, मतलब डॉक्यूमेंट करिए, क्योंकि माध्यम दर्ज करिए, कौन सा आपने यूज किया, किस फ्रीक्वेंसी से या आवृत्ति से आपने डाला वो मापिए, वो आपने जो कंटेंट यूज किया, जिस चैनल से यूज किया, जिस फ्रीक्वेंसी से यूज किया, उसका परिणाम क्या निकला उसको देखिए, और जो भी आपका जो भी इसका आंसर या जो भी जवाब निकलता है उस बदलाव को लागू करिए। तो बहुत जरूरी है कि हम ये सारे सी जो हैं, कंटेंट, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट, कैप्चर, ये सारे ध्यान में रखें जब हम अपने स्कूलों की प्लानिंग करते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन आई थिंक पिछली बार मैंने एक स्टोरी के साथ शुरू किया था और आज मैं एक स्टोरी के साथ एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुश्किल का टाइम है। ये ऑनलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन ये सब जो मैंने बोला आपको अभी, ये सुनने में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं खुद टीचर हूँ, खुद पढ़ाती हूँ, खुद देखती हूँ, तो मुझे मालूम है ये करना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो उसी संदर्भ में स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक लड़की थी, वो बहुत 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 परेशान थी, बहुत दुविधा थी उसको, हर चीज हर जगह से उसको ऐसा लग रहा था सब दरवाजे बंद हो रहे हैं, बहुत कठिनाई थी और बहुत ज्यादा वो दुखी थी। तो वो अपनी मम्मी के पास गई और उसने बोला कि मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो जैसे हमारी मम्मियां होती है ना, सब आंसर उनके किचन में होते हैं। तो वो अपनी बेटी को किचन में लेके गई और उसने 3 पतीले जो रखे गैस के ऊपर पानी उबलते हुए, और उसने एक पतीले में डाली गाजर, और एक पतीले में डाला अंडा, और एक पतीले में डाली थोड़ी चाय पत्ती, और उसको 20 मिनट तक उबलने दिया। और जब उबल गया तो उन्होंने गैस बंद करी और अपनी बेटी से पूछा, इन तीनों में से तुम क्या हो? तो बेटी जो थी वो थोड़ी परेशान हो गई, उसने बोला ये क्या मतलब है, मतलब ये तो तुम मुझे नाश्ता दे रही हो कि सवाल पूछ रही हो? तो उसने बोला नहीं, और समझाने की कोशिश करी। ने बोला ये जो उबलता हुआ पानी है ये हमारी जिंदगी में कठिनाई है, मुश्किलें हैं, और जो इसके अंदर सामान डाला है ये वो है कि हम किस तरह से कठिनाई के समय हम किस तरह से हमारा व्यवहार होता है। तो जो गाजर है वो देखने में तो बड़ी कड़क लगती है ना, तोड़ने में मुश्किल, खाने में मुश्किल, कड़क, लेकिन जब उसको उबलते हुए पानी में डालते हैं तो वो एकदम नरम हो जाती है। तो क्या तुम इस तरह की हो कि ऊपर से एकदम कड़क और जब कोई मुश्किल आई तो एकदम पिघल गए? या फिर अंडा, अंडा अंदर से जब कच्चा होता है तो एकदम गुलगुला सा होता है, राइट? उसका क्या मतलब है कि कुछ लोग अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सहानुभूति रहती है, दुनिया से बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, जब
उबलते हुए पानी में डालते हैं तो अंडा क्या होता है, हार्ड बॉईल हो जाता है। तो कुछ लोग अंदर से कड़े हो जाते हैं, जिंदगी से थोड़े बेजार, थोड़ी मतलब उनको कोई मन नहीं करता कुछ करने का, और वो उनको हर बात से शिकायत रहने लगती है। तो क्या तुम वो हो, या फिर क्या तुम चाय पत्ती हो? और चाय पत्ती ने क्या किया, उसने अपने रंग से, अपने फ्लेवर से जो मुश्किल थी उसका रंग ही बदल दिया। उसने अपनी खुशबू और अपना स्वाद पूरे पानी में मिला दिया। तो बस ये कहना चाहती हूँ, ये मुश्किल का टाइम है, लेकिन आप लोगों के पास ताकत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एजुकेटर्स के पास मैजिक होता है। तो आप सोचिए कि आप जब किचन में जाते हैं और अपनी सुबह की चाय बनाते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपके पास ये ताकत है कि आप ये मुश्किल को का रुख जो है वो बदल दें। किस तरह से करना है वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ये शक्ति आपके पास है, और अगर आप नहीं करेंगे तो शायद इन बच्चों को कोई नहीं देखेगा। सो इसी के साथ मैं खत्म कर रही हूँ, लेकिन आपको कोई सवाल है तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।